ब्लैक डेथ ऐसी महामारी थी जिसने यूरोप की आधी आबादी का सफाया कर दिया था। 14वीं शताब्दी के इस त्रासद दौर के बाद अगले 300 बरस तक यूरोप ने अपने पुनर्निर्माण का कार्य किया। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के ज्ञान को दोबारा से खोजा गया। कला और विज्ञान के प्रति लोगों की नई दिलचस्पी जगी और पढ़े लिखे लोगों ने इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया कि आदमी के विचारों की क्षमता असीम है और एक जीवन में वह जितना चाहे उतना ज्ञान बटोर सकता है और यह ज्ञान बटोर कर सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 300 बरस तक का यह सुनहरा अंतकाल रेनेसा यानी पुनर्जागरण कहलाया। रेनेसा के मॉडल के तौर पर अक्सर पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस का नाम लिया जाता है। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कोपरनिकस चर्च के कानून के ज्ञाता, चिकित्सक, अनुवादक, चित्रकार, गवर्नर, कूटनीतिक और अर्थशास्त्री भी थे। उनके पास वकालत में डॉक्टरेट की डिग्री थी और वह पोलिश, जर्मन, लैटिन, ग्रीक और इटालियन भाषाओं के विद्वान थे। 19 फरवरी 1473 को तांबे का व्यापार करने वाले परिवार में जन्मे कोपरनिकस 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 10 के थे जब माता पिता दोनों का देहांत हो गया। आगे की परवरिश मामा ने की। मामा ने ही उन्हें क्रकाव यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा और जहां उन्होंने गणित, ग्रीक और इस्लामी खगोलशास्त्र का अध्ययन किया। वहां से लौटने के बाद मामा ने आगे की पढ़ाई के लिए अपने काबिल भांजे को इटली भेजने का मन बनाया। यातायात के साधन दुर्लभ थे और 2 महीने की लंबी पैदल यात्रा के बाद कोपरनिकस किसी तरह इटली पहुंचे, जहां अगले 6 साल तक यूरोप के सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ 2 अलग अलग विश्वविद्यालय बोलोना और पडुआ में उनकी पढ़ाई हुई। यही उन्होंने उन सारी चीज़ों पर सवाल करना शुरू किया जो उनके अध्यापक कक्षाओं में पढ़ाया करते थे। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अरस्तु और टॉलमी के सिद्धांतों में उन्हें घंघोर विसंगति नजर आई। 1503 में जब वह घर वापस लौटे तो उनकी उम्र 30 हो चुकी थी। मामा प्रभावशाली आदमी थे और उनकी सिफारिश पर उन्हें स्थानीय चर्च में कैनन की नौकरी मिल गई। इस पेशे में उन्हें नक्शे बनाने के अलावा टैक्स इकट्ठा करना और चर्च का बही खाता देखना होता था। आराम की नौकरी थी। 1510 में मामा सिधार गए। कोपरनिकस ने अपना अलग घर बनाया और अपने खगोलीय अध्ययन के वास्ते एक टावर बनवाई। उस समय तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। लकड़ियों और धातुओं के पाइप की मदद से वे नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया करते थे। 1514 में उन्होंने एक वैज्ञानिक रिपोर्ट लिखी और अपने दोस्तों को बांटी। भौतिक विज्ञान के इतिहास में इस रिपोर्ट को अब द लिटिल कमेंट्री के नाम से जाना जाता है। कोपरनिकस ने दावा किया था कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और ना कि सूरज धरती के, जैसा कि अर्थ धर्मशास्त्रों में लिखा था। इस सिद्धांत से अरस्तु और टॉलमी के सिद्धांतों की दिक्कतें दूर हो जाती थी। इस शुरुआती काम के बाद अगले 2 दशक गहन अध्ययन के थे। 1532 के आते आते कोपरनिकस अपने सिद्धांतों को एक पांडुलिपि का रूप दे चुके थे। इसका प्रकाशन उन्होंने जानबूझकर रोक रखा क्योंकि उन्हें आशा थी कि वे और सामग्री जुटा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी भय था कि पादरी लोग भगवान के नाम पर बड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगे। कुछ सालों बाद जर्मनी के एक नामी गणितज्ञ जॉर्ज रेटिकस उनके साथ काम करने पोलैंड आए। कोपरनिकस 68 के हो चुके थे जब उनकी सहमति से संशोधित पांडुलिपि को लेकर जॉर्ज रेटिकस नुरेम्बर्ग पहुंचे, जहां योहान पेट्रिकस नाम के प्रिंटर ने उसे ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर नामक क्रांतिकारी किताब की शक्ल दी। किताब की शुरुआत में कोपरनिकस एक रेखाचित्र के माध्यम से ब्रह्मांड के आकार के बारे में बताया। इसमें सूर्य को केंद्र में रखकर उन्होंने उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों को दिखाया गया था। जटिल गणनाओं के बाद उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से हर ग्रह को सूर्य का एक फेरा लगाने में कितना समय लगता है। आज के उन्नत खगोल विज्ञान और उसकी तकनीकी के मदद से जो ग्रह की परिक्रमा का जो समय निकलता है वो कोपरनिकस की गणना आश्चर्यजनक रूप से उसके बहुत करीब है। किताब छपकर नहीं आई थी और लंबे समय से बीमार कोपरनिकस कोमा में जा चुके थे। बताते हैं कि जब पहली प्रति उनके पास पहुंचाई गई तो वे बेहोशी से उठकर बैठे और लंबे समय तक आंखें मूंद कर किताब को थामे रहे। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। वे यह देखने को जीवित नहीं बचे कि कैसे उनकी महान क्रांतिकारी रचना ने पादरियों और धर्मगुरु के बनाए संसार को उसकी
धुरी से रपटा दिया था। जाहिर है कोपरनिकस की किताब ने धर्म के कारोबारियों को बौखला दिया था। चर्च का आधिकारिक बयान आया जिसमें किताब को झूठी और पवित्र धर्मशास्त्र के खिलाफत करने वाली बताई गई। कोई 60 साल बाद इटली के ब्रूनो को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाए जाने की सजा दी गई क्योंकि उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसी अपराध के लिए गैलीलियो को भी जिंदा तो नहीं जलाया गया, अलबत्ता उनके समूचे जीवन को अपमान और तिरस्कार से भर दिया गया। आज जब आदमी मंगल पर जाने की कल्पना कर रहा है, हमें कोपरनिकस को याद रखना चाहिए। समूचे अंतरिक्ष विज्ञान की बुनियाद में जिसकी 40-50 साल की साधना चिनी हुई है। कोपरनिकस का जीवन बताता है कि सच्चाई खोजना कभी निष्फल नहीं होता और उसकी रोशनी सदियों बाद तक आदमी के रास्ते को अलौकित करती है। 1543 में आज के ही दिन कोपरनिकस की देह की मृत्यु हुई थी। उनकी आत्मा दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में आज भी जीवित